अब आगे देखें, ब्रिटिश चुनाव प्रणाली के बारे में देख लेते हैं कि भाई ब्रिटिश शासन में जो चुनाव है वो किस प्रकार से होते हैं। ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मानी जाती है। ठीक है, ब्रिटेन की जो चुनाव प्रणाली है एक तो वो सबसे पुरानी मानी जाती है, फिर स्थिर मतलब एक परमानेंट, ऐसा ना हो कि वो डगमगा रही है, ठीक है, नहीं, स्थिर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो मानी जाती है। इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहा गया है। ठीक है, इसमें सीधा और सरल और तेजी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये जो प्रकार प्रणाली है, ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई ब्रिटेन में जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई उसका नाम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट जो प्रणाली है वो उसका नाम है। इसमें क्या होता है, सीधे सरल और तेज प्रक्रिया अपनाकर चुनाव करवाए जाते हैं। यह प्रणाली मतलब इस प्रणाली में पूरे देश को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये जो देश है उसको मतलब ब्रिटेन को 650 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, 650 क्षेत्रों में हर एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जिसे सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमपी कहा जाता है। ये सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसा कि इंडिया में भी सेम ऐसा ही है कि भाई हर एक क्षेत्र से एक सांसद चुना जाएगा। वो सांसद जाके कहाँ बैठेगा, पार्लियामेंट में बैठेगा और उस अपने क्षेत्र की जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेगा। सो सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि भाई हर एक क्षेत्र से एक सांसद चुना जाएगा, वो चुना, और वो व्यक्ति कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा जाके पार्लियामेंट में, जिसको हम एमपी भी कहते हैं। ठीक है, वो जो व्यक्ति चुना जाएगा उसको हम एमपी कहते हैं, और वो कहाँ का सदस्य होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। ठीक है, जो ब्रिटिश सांसद का मुख्य सदन और उसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि भाई हाउस ऑफ कॉमन्स में वो लोग बैठते हैं जो कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए हैं और संसद में जाके बैठे हैं। संसद का दूसरा सदन जो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, जिसके सदस्य नामांकित मतलब नॉमिनेटेड और पदानुकृत हेरारिकल जो परंपरा के अनुसार होते हैं। ठीक है, और ये चुनाव प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स होता है ना, उसमें जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो मेनली चुने जाते हैं हेरारिकली। इसका मतलब क्या है कि या तो उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा भाई किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति का नॉमिनेशन भरा जाएगा वो, या फिर एक होता है ना कि परंपरा के अनुसार कि भाई पहले ये व्यक्ति था, इसके बाद ये व्यक्ति चुना गया, उसके बाद उसी की फैमिली से कोई व्यक्ति चुना गया, तो इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, हिरारिकली चलता रहता है। बट हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लोग चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ब्रिटिश चुनाव प्रणाली का आधार संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, और संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, ब्रिटेन में जो चुनाव प्रणाली है ना वो मेनली दो चीजों पे बेस करती है, किस पर, संवैधानिक राजतंत्र पर और संसदीय लोकतंत्र पर बेस करती है। मतदान प्रक्रिया की अगर हम बात करें भाई चुनाव में मतदान प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो मतदाता चुनाव के दिन अपने मतदान केंद्र पर जाकर गुप्त जो मतपत्र है वो देते हैं। ठीक है, मेनली तो एक प्रकार से ये कहें कि भाई वो जो अपना सीक्रेट बैलेट है उसमें जाके अपना वोट देते हैं, के माध्यम से वोट देते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वह निर्वाचित होता है। ठीक है, यहाँ जीतने के लिए जो बहुमत है वो चाहिए होती है, मतलब ज्यादा जो बहुमत नहीं चाहिए, बल्कि केवल सबसे ज्यादा वोट मिलने ही पर्याप्त होते हैं। ठीक है, देख लिए इस बार को समझ लीजिए कि नॉर्मल सी बात है कि एक क्षेत्र से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है लड़ने के लिए। ठीक है, उसको उस व्यक्ति को अगर सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोटों की आवश्यकता होती है। चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या भूमिका है, तो चुनाव की निगरानी और संचालन चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, इलेक्ट्रल जो कमीशन है वो करवाता है, जो एक स्वतंत्र संस्था है। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष, फेयर और पारदर्शी होने चाहिए। ठीक है, सेम भारत में भी ऐसा है कि भाई जो चुनाव आयोग है उसका काम यह है कि भारत में चुनाव जो हो वो निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। ऐसा कभी भी ना लगे कि भाई चुनाव में किसी एक पार्टी की मदद करी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग बनाया गया है। और वो जब चुनाव करवाते हैं, मेनली आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि जब वो चुनाव करवाते हैं तो अगर उन्हें जरा भी शक होता है कि भाई चुनाव में घपलेबाजी हो रही है, तो वो पूरा चुनाव दोबारा करवा सकते हैं, उनके पास पावर है। ठीक है, तो चुनाव आयोग का इतना काम है भाई वो चुनाव निष्पक्ष कराएं, फेयर चुनाव करवाएं और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाएं। फिर मतदान की पात्रता, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ब्रिटिश नागरिक, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक और कुछ योग्य विदेशी नागरिक वोट देने के पात्र होते हैं। ठीक है भाई, मतदान के लिए पात्रता की अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, तो 18 वर्ष या उससे ज्यादा का हर एक व्यक्ति वोट दे सकता है। ठीक है, अगर वो ब्रिटिश का नागरिक है तो, अगर वो राष्ट्रमंडल के देश का भी कोई नागरिक है तो भी वो वोट दे सकता है, और कुछ योग्य विदेशी एनआरआईज भी लोग हैं। ठीक है, वो भी एक प्रकार से कहें जो आउट ऑफ इंडिया, सॉरी, उस देश के सदस्य नहीं है, बट उन्हें भी योग्यता मिली हुई है वोट देने की, तो वो लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए मतदाता सूची में पंजीकरण मतलब वोटर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है,
और अगर व्यक्ति पंजीकृत नहीं होता तो वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको वोट देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसा कि नॉर्मल सी बात है, जैसा कि भारत में चुनाव व्यवस्था है वैसे ही ब्रिटेन में भी है। ठीक है, मतलब जो चुनाव करने की व्यवस्था है वो इस प्रकार से कि भाई वोटर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप चुनाव दे पाएंगे, मतलब चुनाव में वोट दे पाएंगे। फिर प्रधानमंत्री के चुनाव की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव सीधा जनता द्वारा होता है। यह उस दल का नेता होता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे ज्यादा सीटें मिलती है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, जिसको डायरेक्ट किसके द्वारा चुना जाता है, सीधे जनता द्वारा नहीं होता। ठीक है, मतलब इसको मेनली जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, जनता के द्वारा कुछ लोग चुने जाते हैं, वो लोग जाते हैं और वो लोग जब दल में बैठते हैं वो लोग चुनते हैं कि भाई हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि भाई हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये लोग भाई वोट देंगे कि भाई हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, तो जैसे हो गया इस व्यक्ति को वोट दिया गया, तो ये सारे लोगों ने इस व्यक्ति को वोट दिया है तो ये प्रधानमंत्री बनेगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग भी प्रधानमंत्री के चुनाव में हम लोग नहीं चुनते हैं प्रधानमंत्री को। ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अगर कोई दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता तो गठबंधन सरकार या अल्पमत सरकार बनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया से सरकार संसद के प्रति जवाबदेह अकाउंटेबल रहती है और यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, क्या माना जाता है कि भाई कोई भी जो पार्टी है अगर वो पूरी तरह से बहुमत में नहीं है तो या तो वो गठबंधन की सरकार बना सकती है, जैसे कि हम भारत में भी बनती है कि भाई बीजेपी की अगर पार्टी नहीं, बीजेपी पूरी तरह से नहीं जीती है तो बीजेपी क्या कर सकती है, किसी अन्य पार्टी के साथ कुछ वो जो सीटें हैं उन्हें लेकर अपनी सरकार बना सकती है और जो सरकार है वो चला सकती है। ठीक है, तो ये माना गया। फिर यहाँ पे भी सेम यही है कि या तो वो गठबंधन की सरकार बना सकती है या अल्पमत सरकार बना सकती है, मतलब जो वोटों की कमी है उसके आधार पर भी सरकार बनाई जा सकती है। परंतु इस प्रक्रिया में क्या होगा, जवाबदेही होगी, वो संसद के प्रति जवाबदेही होगी और ये विशेषता मानी गई है। चुनाव की समय सीमा, ब्रिटेन में चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन यदि संसद अनुमति दे तो मध्यविधि चुनाव भी कराए जा सकते हैं, खासतौर पर तब जब कोई राजनीतिक संकट या सरकार गिरने की स्थिति उत्पन्न हो तो। ठीक है, वैसे तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं, बट अगर संसद को लगता है, संसद अनुमति दे सकती है चुनाव करवाने की, अगर उसे लगता है कि भाई राजनीतिक कोई संकट है, ठीक है, पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ा संकट है या फिर सरकार गिरने वाली है तो चुनाव दोबारा भी करवाए जा सकते हैं। ये सिचुएशन पे बेस करता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, पर 5 साल के तो ड्यूरेशन सरकार को पूरा ही करना पड़ता है। फिर अन्य चुनावों की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव, यूरोपीय संसद के चुनाव, मतलब ब्रिकेस्ट से पहले, ठीक है, और फिर स्कॉटिश, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की विधायिका जो हैं उनमें भी चुनाव जो है चुनाव भी नियमित रूप से करवाए जाते हैं। जो चुनाव है वो भी नियमित रूप से करवाए जा सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। स्कॉट हो गया, वेल्स हो गया या फिर उत्तरी आयरलैंड हो गया, यहाँ पे भी चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रणाली के लाभों की बात करें, जो चुनाव प्रणाली है इस प्रणाली के लाभों की बात करें तो यह प्रणाली सरल है और इसके परिणाम जल्दी मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो चुनाव प्रणाली है इसमें क्या होता है कि भाई सरल भी है, इजीली वोट कर सकते हैं और जो चुनाव के परिणाम है वो भी जल्दी मिलते हैं। यह एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाने में सहायक है क्योंकि अधिकतर मामलों में सबसे अधिक सीटें जीतने वाला दल ही शासन बनाता है। ठीक है, ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि भाई जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं वही पार्टी अपनी सत्ता बनाती है। आलोचना की बात करें, कई बार इसे असमान या अलोकतांत्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्या कहा जाता है कि भाई ये जो चुनाव प्रणाली है ये असमान है या फिर अलोकतांत्रिक है। छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए इसमें जीतना पाना कठिन है। भाई कोई छोटी पार्टी हो गई, ठीक है, छोटे लेवल पर, या फिर कोई व्यक्ति निर्दलीय है, वो दल से खड़ा नहीं हुआ, अपने दम पे खड़ा हुआ है उम्मीदवार, ठीक है, तो उसका जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई दल पूरे देश में ज्यादा वोट पा सकता है लेकिन उसे संसद में सीटें कम मिलती हैं। दूसरी ओर कम वोट वाला कोई दल ज्यादा सीटें प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्या है कि भाई हो सकता है कि कोई दल हो जिसको वोट तो कई सारे मिले हो परंतु उन्हें संसद में सीटें कम मिली हो, तो ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है। और ऐसा होता है कि कई बार कोई दल है जिसको वोट तो कम मिले हैं बट उसे संसद में सीटें ज्यादा मिल पाई हैं। तो इस प्रकार से अब हम बात करें सामाजिक प्रतिनिधित्व की। राज्य अभी हम जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्रणाली में विभिन्न समुदाय और विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये जो चुनाव प्रणाली है इसमें क्या होता है, अलग अलग समुदाय और अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनका प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है, उनको लीड में लाने की कोशिश की जाती है। फिर भी आलोचक का क्या कहना है, फिर भी आलोचक का कहना है कि यह प्रणाली मुख्य रूप से दो बड़े दलों में है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। ठीक है, मेनली अगर हम ये कहें कि भाई इस प्रणाली के अंतर्गत छोटे दल हो गए या कोई नई विचारधारा के लोग हो गए उनको भी आने की अनुमति दी जाती है।
ठीक है, कोशिश की जाती है कि वो लोग भी आएँ। बट मेनली तो हमेशा से 2 ही पार्टी चली आ रही हैं, कंज़र्वेटिव पार्टी और उसके बाद लेबर पार्टी, तो मेनली इन्हीं को माना जाता है, ठीक है? और इन्हें ही लाभ मिलता है और छोटे दलों को नुकसान होता है। अगला पॉइंट कवर करता है पारदर्शिता और निष्पक्षता चुनाव प्रणाली के बारे में। मतदान केंद्र पर गुप्त चुनाव और पारदर्शी मतगणना की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है? जहाँ पे भी चुनाव का केंद्र होता है ना, वहाँ पे गुप्त दान मतलब आप कहें कि सीक्रेट वोटिंग जो है वो, और उसके बाद पारदर्शी मतगणना, मतलब जब चुनाव के जो वोट्स हैं उन्हें गिना जाएगा, उन्हें ट्रांसपेरेंस रखा जाएगा, और जब कोई व्यक्ति वोट देने जाता है तो उसे गुप्त रखा जाएगा, ठीक है? उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की सीमा तय होती है, जिससे आर्थिक असमानता का असर कम हो, ठीक है? अब क्या है कि भाई जो भी उम्मीदवार या फिर राजनीतिक दल या फिर जो भी कैंडिडेट है या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो उसको बता दिया गया कि आप एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पैसा खर्च कर सकते हैं अपने चुनाव के दौरान, ठीक है? इस प्रकार से आप, ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध पैसा खर्च कर दे रहे हैं, नहीं, ये नहीं होगा। आपको एक लिमिटेड अमाउंट पे पैसा खर्च करना होगा, ताकि जो अन्य पार्टी है जिसके पास फंड की कमी है या फिर नहीं भी है, वो आपके जो आर्थिक रूप से असमानता का जो फेस है वो ना कर सके, ठीक है? प्रचार सामग्री, मीडिया कवरेज पर भी निगरानी रखी जाती है, ताकि निष्पक्ष माहौल बना रहे, ठीक है? जो भी प्रचार किए जा रहे हैं ना, जो भी एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर, और मीडिया का जो कवरेज है उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है चुनाव का जो केंद्र है, ठीक है? और जो एक प्रकार से कहें इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा, ताकि जो चुनाव का माहौल है वो निष्पक्ष बना रहे। ऐसा ना हो कि भाई ऐसा कोई काम किया नहीं, ठीक है? और उस काम का बेफालतू में ही प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, ठीक है? इस प्रकार की चीजें ना हो, इस चीज के लिए इलेक्शन कमीशन ध्यान रखता है, और ठीक है, मीडिया कवरेज पे कि मीडिया क्या दिखा रही है और जो पार्टियां हैं वो क्या प्रचार कर रही हैं इस चीज के ऊपर। अगला पॉइंट क्या बताता है? आधुनिक सुधार की दिशा में प्रयास। तकनीकी उन्नति के चलते ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधाएं पर विचार किया जा रहा है। युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है? क्या है कि भाई जैसे कि यहाँ पे भी है, ई वोटिंग की जो प्रोसेस है वो अपनाई जा रही है, और साथ के साथ ऑनलाइन पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो, इस चीज के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। जो युवा हैं और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके समुदाय में भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? जो भी व्यक्ति 18 है, 18 की उम्र तक आ रहा है, 18 के होते ही, ठीक है, उसको, और जो लोग को, जिन लोगों की संख्या कम है समुदायों में, जिन लोगों की संख्या कम है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा चुनाव में जोड़ा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो इलेक्शन के बारे में, ब्रिटेन की जो इलेक्शन व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे हमारे कवर हो जाते है। हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है एकात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है, ठीक है? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश सिस्टम, ये आ जाता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में पहला पॉइंट क्या आता है? वो आता है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ क्या है। ब्रिटेन की शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें पूरा देश की राजनीतिक शक्ति केवल एक ही केंद्रीय संस्था, ब्रिटिश संसद में केंद्रित होती है, ठीक है? एकात्मक प्रणाली का मतलब ये है कि भाई देश में जितनी भी राजनीतिक पावर होगी या शक्ति होगी, वो केवल एक ही संस्था के पास होगी, वो होगी वहां की संसद, ठीक है? ब्रिटिश की संसद के पास। इसका अर्थ है कि सत्ता का मुख्य केंद्र केवल संसद है, और वहीं सभी मुख्य निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है? मतलब सत्ता का जो केंद्र है वो संसद है, और जितने भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं, वो देश के लिए जो डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, वो सब वहीं पे लिए जाएंगे। निर्णय हो गए, कोई मुद्दा हो गया, डिस्कस करना हो गया, वो सब वहीं पे किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है? संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सर्वनिटी। अब इसकी बात करें तो संसद की संप्रभुता है पूरे देश के अंतर्गत। ब्रिटिश संविधान के अनुसार संसद सर्वोच्च है और इसे संसदीय संप्रभुता कहा जाता है, ठीक है? ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटिश संविधान, उसके अनुसार क्या माना गया कि भाई संसद सबसे ऊपर है, संसद से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है? और उसके द्वारा कही गई बात को सबको मानना होगा, ठीक है? इसीलिए वो क्या है? सर्वोच्च है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विषय पर कानून बना या रद्द कर सकती है, ठीक है? संसद के पास क्या अधिकार है? या तो वो किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, या उस कानून को या कोई भी अन्य कानून को रद्द कर सकती है, ये अधिकार संसद के पास है। संसद के बनाए कानून को कोई भी अन्य संस्था या न्यायपालिका चुनौती नहीं दे सकती, ठीक है? संसद ने अगर कोई कानून को लागू किया है, बनाया है, लागू किया है, तो कोई भी अन्य संस्था या फिर कोई न्यायालय उसको चुनौती नहीं दे सकता था, ठीक है? मतलब संसद सर्वोच्च है, उसके नीचे बाकी सारी संस्थाएं और जो हम कहें कि चीजें हैं वो आती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? लिखित संविधान की अनुपस्थिति। अब क्या है कि वहां पे लिखित संविधान तो है नहीं, जो कि हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी कि भाई ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, वो पुरानी परंपराओं पे चला आ रहा है, उसके आधार पर, ठीक है? तो ब्रिटेन
में कोई लिखित संविधान नहीं है। शासन की व्यवस्था मुख्यतः निम्न पर आधारित होती है। जो शासन की व्यवस्था है वो 3 चीजों पर आधारित होती है। पहला है परंपराओं पर, दूसरा है कानून पर और तीसरा है न्यायिक निर्णय पर, कि भाई निर्णय क्या लिया गया, ठीक है, न्याय के रिलेटेड कौन सा निर्णय लिया गया, इस चीज पर आधारित है, कानूनों पर आधारित है और उसके बाद परंपराओं पर जो शासन व्यवस्था है वो आधारित है। यह विशेषता इसे लचीला और समय अनुसार परिवर्तनशील बनाती है। ठीक है, ये जो विशेषता है कि भाई संसद का जो कानून है वो लिखा नहीं है, कोई का कानून नहीं है, ठीक है, तो उसमें लचीला है, समय के साथ साथ उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है संगठनात्मक और एकात्मक प्रणाली में अंतर। भाई संगठनात्मक प्रणाली में और एकात्मक प्रणाली में क्या अंतर है, इस चीज को देख लेते हैं। अमेरिका और भारत जैसे देशों में संगठनात्मक प्रणाली है, ठीक है, अमेरिका में और भारत में जो प्रणाली है, शासन व्यवस्था की जो प्रणाली है वो है संगठनात्मक, मतलब संघ की पूरी होती है, जहां सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से बटी होती है। ठीक है, देखिए नॉर्मल भारत का अगर हम उदाहरण ले तो भारत में कई सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है, ठीक है, और उससे ऊपर क्या आती है, संसद आती है। तो क्या है कि एक केंद्र है और केंद्र के बाद राज्य की भी गवर्नमेंट होती है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, सत्ता का बंटवारा नहीं है, सभी मुख्य अधिकार केंद्रीय संसद के पास ही होते हैं। ठीक है, राज्यों के पास कोई पावर या फिर सत्ता नहीं होती, केंद्र के पास होती है। फिर विकेंद्रीकरण की बात करें हम, तो इसकी क्या व्यवस्था व्यवस्था है कि ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को विकेंद्रीकरण के तहत कुछ स्वायत्ता अधिकार प्रदान किए है। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या करा भाई, स्कॉटलैंड, वेल्स और जो उत्तरी आयरलैंड है ना, यहाँ पे इसके तहत विकेंद्रीकरण के तहत उन्हें कुछ और ज्यादा अधिकार दिए हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो अधिकार होते हैं वो दिए हुए हैं। किन क्षेत्रों में दिए हुए हैं इनकी बात करें तो अपनी अपनी विधानसभाएं और सरकार बनाने का अधिकार बचे हुए 3 देशों के पास है, जिसमें आता है स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और स्थानीय प्रशासन जैसे विशेष कानून, जो विषय हैं उनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार इनके पास है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि इन दोनों मुद्दों को छोड़कर अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो उसका जो निर्णय लिया जाएगा या उसके ऊपर जो डिस्कशन होगा वो होगा ब्रिटेन की संसद में। छठा पॉइंट क्या आता है कि समिति विषयों पर केंद्र का नियंत्रण, रक्षा, विदेश नीति और कर, मतलब जो टैक्स है, संग्रह, टैक्स जो संग्रह है जैसे मुख्य विषयों पर नियंत्रण अब भी केंद्रीय संसद के पास है। ठीक है भाई, देखिए जो रक्षा से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो, विदेशी नीति से रिलेटेड कोई मुद्दा है वो, और कर संग्रह से रिलेटेड अगर कोई मुद्दा है तो ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के लिए एक संसद है, वहां पे ये निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, मुख्य रूप से इसके ऊपर नियंत्रण किसका है, केंद्रीय संसद का है। यह व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि विकेंद्रीकरण के बावजूद असली सत्ता किसके पास है, असली सत्ता केंद्र सरकार के पास ही रहती है। ठीक है, ये चीज ये निर्णय करती है। फिर आता है संविधानात्मक विकेंद्रीकरण। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को जो स्वायत्ता मिली है वह संसद की अनुमति पर आधारित है। ठीक है, देखिए स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को जो एक्स्ट्रा जो अधिकार मिले हैं ना, ज्यादा अधिकार मिले हैं, ठीक है, वो किस चीज के ऊपर आधारित है कि भाई ब्रिटेन की संसद के ऊपर वो आधारित है। मतलब यूके की जो संसद है एक प्रकार से मान ले, क्योंकि 4 देश मिलकर यूके बनाते हैं, तो मेनली वहां की जो संसद है उसके आधार पर ये है। इसीलिए इसे संविधानात्मक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, ना कि इसे संगठनात्मक शासन प्रणाली कहा कहा जाता है। फिर उदाहरण के लिए 2014 में स्कॉटलैंड ने स्वतंत्रता का जनमत संग्रह कराया, लेकिन वह संसद की अनुमति के बिना संभव नहीं था। ठीक है, 2014 में क्या हुआ कि भाई स्कॉटलैंड ने कहा कि भाई हम स्वतंत्रता का जनमत करते हैं, इस चीज का संग्रह कराया था, लेकिन वहां की संसद ने इस चीज की अनुमति नहीं दी, और ये जो स्वतंत्रता का जनमत संग्रह किया गया था ये पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। 8वां पॉइंट आता है कि इंग्लैंड में स्थानीय शासन की व्यवस्था। इंग्लैंड में भी स्थानीय परिषद और नगर पालिका काम करती हैं। ठीक है, देखिए अभी हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में सब कुछ आ जाता है, बट यहाँ पे हम इंग्लैंड को देख रहे हैं। इंग्लैंड ब्रिटेन का है, मतलब यूके का जो यूनाइटेड किंगडम है उसका एक हिस्सा है। तो अब इसको देखें तो इंग्लैंड में क्या है, स्थानीय परिषद भी है और नगर पालिका भी है। ये निकाय केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं और केवल वही अधिकार प्रयोग करती हैं जो केंद्रीय सरकार उन्हें देती है। जैसे कि वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड को दिए गए हैं, वही अधिकार इंग्लैंड के पास भी है, तो ये उन्हीं अधिकारों का पालन करती है। ये निकाय स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकती, जैसे कि संगठनात्मक राज्य में होता है। ठीक है, ये जो निकाय हैं, जो कि जैसे हम बात करें कि भाई परिषद हो गई, स्थानीय परिषद या नगर पालिका, ये फ्रीली कोई निर्णय नहीं ले सकती, इन्हें अधिकार नहीं है कि ये कोई भी निर्णय ले सके, नहीं। ठीक है, तो पर संगठनात्मक राज्यों में क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली सरकार, दिल्ली से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो उसके लिए पूरी तरह से बाध्य है डिसीजन लेने के लिए, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से शासन प्रमुख, राजा या रानी। ब्रिटेन में राजा या रानी औपचारिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, केवल नाम मात्र
में वो प्रमुख होते हैं। सरकार का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त करने के दल का वो नेता भी होता है। ठीक है, तो राजा और रानी का हम कहें तो वो बस देखने के लिए हैं, परंतु उनके पास कोई पावर नहीं होती। पावर होती है प्रधानमंत्री के पास, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में लोगों द्वारा, मतलब जो वहाँ के सांसद होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। 10वां पॉइंट क्या आता है कि प्रणाली की विशेषताएं और लचीलेपन की बात करें तो यह व्यवस्था केंद्र में शक्ति को बनाए रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकेंद्रीकरण का समावेश करती है। ठीक है, प्रणाली की विशेषताएं और लचीलेपन की अगर हम बात करें तो जो एकात्मक शासन व्यवस्था है ये क्या करती है, यह व्यवस्था केंद्र में, मतलब सेंटर में शक्तियों को बनाए रखती है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, भाई कि हर एक स्थान की अपनी अपनी आवश्यकताएं, उनके अनुसार विकेंद्रीकरण का भी समावेश करती है। यही लचीलापन इसे आधुनिक लोकतांत्रिक जरूरतों के अनुसार अनुकूल बनाता है। अब सपोज करिए अगर सब इंग्लैंड का संविधान लिखा होता है, एक पक्का संविधान लिखा होता है, तो उसमें चेंजेस करना काफी ज्यादा कठिन होता, बट संविधान लिखा ही नहीं है। जो चीजें चली आ रही हैं उसके आधार पर चीजें हो रही हैं, तो क्या है, लचीलापन है जिसके आधार पर लोकतांत्रिक जरूरतों के अनुसार उसे अनुकूल बनाया जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा एकात्मक प्रणाली के जो लाभ थे उसके बारे में है, तो इसको देख लेते हैं एक बार हम। पहला है निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि अब पावर सेवल केवल एक प्रकार से हम कहें कि संसद के पास है, तो संसद जो निर्णय लेगी वही माना जाएगा, तो एक ही जगह पर निर्णय लिया जाता है। निर्णय के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं की जाती, तो जो निर्णय ले रहा है वो तेज हो जाता है। पूरे देश में एक रूपता बनी रहती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक होती है एकात्मक सहायक जो प्रणाली है वो। सत्ता का स्पष्ट केंद्र है, सत्ता का जो केंद्र होता है वो स्पष्ट होता है, मतलब संसद। ठीक है, जिससे प्रशासन को स्पष्टता बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि पावर बटी हुई है तो एक निर्णय लेने के लिए या फिर हम कहें कि प्रशासन चलाने के लिए 10 जगहों पे एक ही चीज को पूछना पड़े, पास करवाना पड़े, तो इस प्रकार की चीजें नहीं है। केवल एक ही जगह पर निर्णय लिया जाएगा, वो निर्णय पूरे देश में माना जाएगा और फटाफट होगा वो काम। ठीक है, 12वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो सीमा और चुनौतियों की। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड जैसे क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता की मांग अक्सर केंद्र सरकार से टकराव पैदा करती है। अब देखिए क्या है कि भाई केंद्र सरकार के पास पावर है, वो चाहती है कि हम बस गिने चुने मामलों में ही स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को पावर दे। ठीक है, बट क्या होता है कि ये जो तीन देश है, या फिर हम कहें इंग्लैंड को भी अगर इसमें हम ले लें, तो क्या होता है कि ये ज़्यादा मांग करते हैं कि भाई हमें और भी ज़्यादा अधिकार चाहिए। तो इससे क्या होता है कि देश के ये जो देश हैं जैसे कि स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और संसद, जो मेन संसद है इनके ऊपर, इनके बीच में टकराव होता रहता है। कुछ मामलों में स्थानीय जनता को भी लगता है कि उन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कई ऐसे मामले भी हैं जहाँ पे वहाँ की जनता सोचती है कि उन्हें अधिकार नहीं है कि वो कुछ निर्णय ले सके स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो ये है। फिर निष्कर्ष आ जाता है इसके पूरे पॉइंट के बारे में। तो अगर हम कहेंगे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था मूल रूप से एकात्मक है, इसमें संगठनात्मक तत्वों तक सीमित समावेश हुआ है, जिसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या है कि इसमें संगठनात्मक तत्वों का सीमित समावेश है। संगठनात्मक तत्व मतलब संगठनात्मक व्यवस्था जो है या संगठनात्मक प्रणाली जो है उसके कुछ तत्व इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसीलिए इसका विकेंद्रीकरण भी कहा गया है। यह शासन प्रणाली इतिहास, परंपरा और आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों का संतुलित मिश्रण है। ये जो शासन प्रणाली है, जो इसको हम कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, जो कि इंग्लैंड में है, सॉरी ब्रिटेन में है, तो इतिहास, परंपरा और आधुनिक लोकतंत्र के ऊपर ये निर्भर है और इसमें संतुलित मिश्रण है। इसकी लचीला और अनुकूलता इसे मजबूत और व्यवहारिक शासन प्रणाली बनाती है। ठीक है, कि भाई संविधान में लचीलापन है और अनुकूलता है, तो इससे क्या होती है, ये और ज़्यादा मजबूत होती है और व्यवहारिक रूप से शासन अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1, आपका जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है उसके बारे में। ठीक है, तुलनात्मक जो राजनीति व्यवस्था है उसका पहला यूनिट आज की वीडियो में हमने कवर किया है। ठीक है, जो कि ब्रिटेन के बारे में है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे देखते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, यूट्यूब पे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और साथ के साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSY। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ऐप। हमारे ऐप में आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि आपको कॉलेज के अपडेट्स देखने को मिलेंगे, नोट्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर जैसे ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम करवा देंगे आपको भी। ठीक है, ऐप पे अवेलेबल करा देंगे। साथ के साथ सिलेबस आप हमारा यहीं चेक कर सकते हैं। आप किसी भी सेमेस्टर के हों, ठीक है, किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा। साथ के साथ स्टूडेंट पोर्टल दिया गया है, यहाँ पे कॉलेज से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज है सब आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और स्टडी नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। 1 से 6 सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको हमारे ऐप पर ही देखने को मिल जाएगा। 5K मतलब 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स करंट में हमारा ऐप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए ऐप को यूज़ करिए। आप हमारे रिव्यू भी दे सकते हैं अगर आपको कुछ भी
लगता है कि आपको ऐप में ऐड कराना है, ऐप में कोई कमी है, आप रिव्यू छोड़िए, हम उसको जल्द से जल्द आपके लिए ऐप में करवाएंगे। ठीक है, तो ये था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।